साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक दूसरे चैप्टर के 5 टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे इसका छठा टॉपिक, दिन रात। नोट्स में दिया है, पृथ्वी सौर मंडल में 2 प्रकार से गति करती है। पहली गति है घूर्णन गति, जिसे रोटेशन कहते हैं। ये इसकी दैनिक गति है। और दूसरी गति है परिभ्रमण, जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये इसकी वार्षिक गति है, यानी एक दिन के आधार पर, एक वर्ष के आधार। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूम रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसका डायरेक्शन। तो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण अर्थात रोटेशन कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं। तो दिन रात क्यों है? रोटेशन के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है, इसलिए सदैव दिन रात बराबर नहीं होता। सदैव दिन रात बराबर नहीं मतलब पूरे साल एक बराबर नहीं होता। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होता है, क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त हमेशा 2 बराबर भागों में बांटता है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने का दिन होता है। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं उसको एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। यहाँ होगा उत्तरी ध्रुव, यहाँ होगा दक्षिणी ध्रुव, और ये हुई हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। इतना समझे? अब यहां से ऊपर हमारा 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे यानी मकर रेखा। ऐसे यहाँ ऊपर 66.5 और नीचे 66.5। अब जब हमारा सूर्य भूमध्य रेखा पर चमक रहा है, तो सारी जगह दिन रात बराबर है। लेकिन पृथ्वी के अपने झुकाव और इसके घुमाव के कारण इसकी डायरेक्शन थोड़ी ऊपर नीचे होती है। 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधा आता है। और जब यहाँ सीधा आएगा, तो यहाँ से इधर जब जाएगा, तो ये 66.5 से ऊपर हमेशा ही दिखता रहेगा, अर्थात इस एरिया में 6 महीने का दिन रहेगा। और इधर प्रकाश सिर्फ यहीं तक आ पाएगा, 66.5 तक, यानी 66.5 से ऊपर प्रकाश नहीं जाएगा, तो 6 महीने की रात रहेगी। अब ये तो एक स्थिति रही 21 जून की। उसके बाद सूर्य धीरे धीरे नीचे को शिफ्ट होना शुरू होगा। अब 21 जून पे यहाँ था, यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े थे, रातें छोटी थी। और उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर को जाते जाएंगे, दिन की अवधि बढ़ती जाएगी और ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। अब 21 जून के बाद में सूर्य नीचे को शिफ्ट होगा, तो जून के बाद आएगा सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य पुनः भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। जिस समय भूमध्य रेखा पर है, उस समय दिन और रात सब तरफ बराबर रहेंगे, 12-12 घंटे, यानी उत्तरी ध्रुव पे भी प्रकाश पहुंचेगा, दक्षिणी ध्रुव पे भी पहुंचेगा। और वहीं सितंबर के बाद फिर सूर्य और नीचे को शिफ्ट होगा, और नीचे को शिफ्ट होने के बाद सितंबर के बाद फिर नेक्स्ट डेट आएगी दिसंबर। दिसंबर में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में आएगा और इसका प्रकाश सीधा आएगा मकर रेखा पर। अब मकर रेखा से जब इसका डायरेक्शन देखेंगे, तो ये उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा और दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा रहेगा। ये 66.5 तक ही जाएगा उत्तर में, सिर्फ यहाँ से 66.5 तक जाएगा। तो उत्तर ध्रुव में इस समय रात रहेगी 6 महीने,
और दक्षिण ध्रुव में 6 महीने का दिन रहेगा। अर्थात दिसंबर में जो सूर्य मकर रेखा पर है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम दक्षिणी की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे दिन की अवधि बढ़ती जाएगी। अब दिसंबर के बाद फिर ये सूरज उत्तर की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। उत्तर की ओर जब शिफ्ट होगा, तो दिसंबर के बाद नेक्स्ट डेट आएगी मार्च में। तो मार्च में फिर ये विषुवत रेखा पर आएगा और फिर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाएंगे। अब मार्च के बाद में फिर 21 जून, तो ये फिर कर्क रेखा पर पहुंच गया। यही क्रम इसका पूरे साल चलता रहता है। तो 4 डेट इंपॉर्टेंट हैं: मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। अब ये डेट कौन कौन सी होती हैं? तो जून में 21 है, सितंबर में 22 या 23 है, मार्च में 21 है और दिसंबर में 22 है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि मार्च पहले आ रहा है तो डेट कम वाली यानी 21, सितंबर बाद में है तो ज्यादा वाली यानी 22, और जून पहले है 21, दिसंबर बाद में 22। यानी जो डेटें ध्यान रखनी है वो 21 मार्च, उसके बाद 21 जून, 22 सितंबर या 23 सितंबर और उसके बाद 22 दिसंबर। ये 4 डेटें हैं। अब यहाँ पर मार्च और सितंबर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा होता है, उत्तरी गोलार्ध में छोटा होता है। ये इसकी डेट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा पर लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा लगाती है। अतः पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। इन्हीं विभिन्न अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं। संक्रांतियां वर्ष में 2 बार होती हैं। पहली है ग्रीष्म संक्रांति, ये 20-21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म ऐनांत कहते हैं। 20-21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक रहती है। इन्होंने 20-21 बोला है, आप याद रखिएगा 21 जून। 21 जून इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे है, उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। अब लेकिन ये जो गतियां हैं, जो मूवमेंट है, उसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर 21 ऑप्शन में नहीं है, 20 है, तो हम 20 भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 21 को भी माना जाता है। इस अवस्था को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है, यानी ग्रीष्म संक्रांति या कर्क संक्रांति 21 जून, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा सीधा। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम रहती है, क्यों? सूर्य तो उत्तरी गोलार्ध में है ना इस समय। अब दूसरी संक्रांति है शीत संक्रांति, 21-22 दिसंबर तो सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत संक्रांति या शीत ऐनांत कहते हैं। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम रहती है। इस अवस्था को मकर संक्रांति भी कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है। दक्षिण गोलार्ध में सबसे अधिक क्योंकि सूर्य दक्षिण में है, मकर रेखा पर है, और यहाँ इन्होंने डेट दी 21-22 दिसंबर। आप याद रखिएगा 22 दिसंबर, यानी उधर 21 जून, इधर 22 दिसंबर। ये याद रखिएगा 21-22। 22 ऑप्शन में ना हो तो 21 सही मान लिया जाएगा। 20-21 मार्च को बसंत विषुव के समय तथा 22-23 सितंबर को शरद विषुव के समय। अब यहाँ भी देखो, मार्च में भी 20-21 दिया, सितंबर में 22-23 दिया, तो यहाँ पर भी आप 21 मार्च याद रखिएगा। सितंबर में मैंने दोनों डेट देखी है, कभी कभी 22 भी मिलती है, कभी कभी 23 भी मिलती है, और वैसे आप 21-22 का ही कॉम्बिनेशन बना के रखो। ये हो गई जून, ये हो गई दिसंबर, ये हो गई मार्च, ये हो गई सितंबर, और यहाँ पर लास्ट में 22 की जगह 23 कर लो, यानी 23 सितंबर। इन तिथियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, बसंत विषुव और शरद विषुव। मार्च में हमारे यहाँ बसंत ऋतु होती है तो बसंत विषुव हुआ। सितंबर में हमारे यहाँ सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो शरद विषुव होगा। विषुव मतलब विषुवत रेखा से कनेक्ट कर सकते हो आप। इस समय सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत है। 21 जून को कहां पर है, ध्यान करो। 22 दिसंबर को कहां पर है, 21 मार्च और 23 सितंबर को कहां पर है, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए।
पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ होती है। 3 माह पश्चात 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होती है, अर्थात इस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा उस वस्तु के सूर्य के प्रकाश से बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब कोण सबसे कम बनेगा। ग्रीम एनांत की 21 जून की तिथि को ठीक 12 बजे कर्क रेखा पर सूर्य सबसे दूरी से लंबवत चमकेगा, अर्थात उन स्थानों पर वस्तु से शून्य या शून्य से कुछ अधिक अंश का कोण बनेगा। पृथ्वी यदि सभी स्थानों पर समतल होती, अर्थात इसकी आकृति चपटी होती, तो कर्क रेखा पर सभी स्थानों पर 12 बजे 21 जून को शून्य अंश का कोण बनता, लेकिन वक्राकार होने के कारण मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर शून्य से अधिक अंश का कोण बनेगा। ये जो कोण की बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हमारी कर्क रेखा है और सूर्य इसके सामने है तो प्रकाश सीधा इसके ऊपर आ रहा है, तो ये 0 डिग्री का कोण बनता है। अगर ऊपर से देखना चाहें तो मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, सूर्य मेरे ऊपर चमक रहा है तो लाइट सीधी मेरे ऊपर आ रही है, ये 0 अंश हुआ। और अगर सूर्य इस डायरेक्शन में है तो ये एक कोण से आ रही है लाइट, इस चीज की बात कर रहे हैं। 0 अंश का कोण बनने पर छाया एकदम नहीं बनेगी, क्योंकि जब प्रकाश सीधे हमारे सर पे गिर रहा है तो छाया हमारे पैरों में ही सिमट जाएगी और छाया हमें दिखाई नहीं देगी। जब सूर्य हमारे दाएं बाएं होगा थोड़ा बहुत तभी हमें छाया दिखाई देगी। छाया मतलब परछाई। कर्क रेखा से विचलन के अनुरूप छाया का आकार भी बढ़ेगा घटेगा। यह उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को अन्य दिनों की तुलना में न्यूनतम होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? तो रात और दिन बराबर कब होंगे? मार्च में और सितंबर में। ऑप्शन में देखो कौन सी डेट है। मार्च और सितंबर की कोई डेट है? सितंबर दिया है, 23 सितंबर। सामान्यतः 20-21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय तथा 22-23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन दो तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। दूसरा प्रश्न, विषुव या इक्विनॉक्स, दोनों शब्द याद रखो। वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है। इक्विनॉक्स होता है मार्च और सितंबर में। डेट देखो कहां पर है, मार्च और सितंबर चारों ऑप्शनों में कहीं दिख रहा है? पहले ऑप्शन में ही 21 मार्च 23 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न 3, वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं? तो साल भर बराबर होंगे। बीच वाली रेखा धरती के बीचों बीच में कौन सी है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, वहां पर। यहाँ साल भर बराबर रहता है दिन रात। प्रश्न 4, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में और कर्क संक्रांति, तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में ही है और कर्क संक्रांति मतलब सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है। तो कर्क रेखा पर जब चमक रहा है उस समय कहां पर होगा 12 घंटे का दिन? कर्क रेखा पर होगा। अगर आप ये समझ रहे हो आप क्वेश्चन गलत कर रहोगे। क्यों? देखो मैंने बताया था ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव रहा, ये दक्षिणी ध्रुव रहा, ये रही हमारी भूमध्य रेखा, ये रही कर्क रेखा। कर्क संक्रांति पे सूर्य हमारा सीधा यहाँ चमक रहा है, सीधा चमक रहा है। इसका मतलब यहाँ उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा, 66.5 से ऊपर हमेशा दिन दिखेगा और यहाँ 66.5 तक ही प्रकाश आएगा, इससे नीचे प्रकाश नहीं जाएगा, यानी 6 महीने की रात होगी। तो अब इस चीज में ध्यान दो, मैंने कहा जो विषुवत रेखा से जैसे जैसे मैं ऊपर को जा रहा हूँ दिन की अवधि बढ़ रही है और जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ दिन की अवधि घट रही है। तो 12 घंटे कहाँ होगा फिर? कर्क रेखा पर तो 12 घंटे से ज्यादा होगा ना। क्यों? उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का है, तो उत्तरी ध्रुव से जैसे जैसे नीचे आता रहूंगा दिन की अवधि घटती जाएगी और विषुवत रेखा तक घटेगी। विषुवत रेखा पे पूरा 12 घंटा आ जाएगा। उसके बाद और नीचे जाऊंगा तो और घटता जाएगा। जैसे ही दक्षिण गोलार्ध में पहुंचूंगा और दक्षिणी ध्रुव पर वहां दिन होगा ही नहीं, यानी दिन की अवधि 0 घंटे होगी, रात होगी पूरी। उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 0 घंटे का दिन। तो अब आप ऊपर से नीचे को टाइमिंग कम करते हुए चले जाओ। तो 12 घंटा कहाँ मिलेगा मुझे? विषुवत रेखा पर।
सही उत्तर है इसका विषुवत रेखा। क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे और ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसका आंसर कर्क संक्रांति यानी सूर्य कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर 12 घंटे का दिन लगाएंगे यानी ऑप्शन ए लगा देंगे और वो हो जाएगा हमारा गलत। 12 घंटे का हमेशा होता है हमारा भूमध्य रेखा पर, ये चीज तो अलग है, लेकिन इसने क्वेश्चन में घुमाने के लिए कह दिया कि कर्क संक्रांति के दिन, तो कर्क संक्रांति के दिन सूर्य कर्क रेखा पर चमक रहा है, और कर्क रेखा पर चमक रहा है मतलब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हैं, दक्षिण गोलार्ध में छोटे हैं, तो ये विषुवत रेखा पर ही होगा 12 घंटे का। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं, जबकि विषुवत रेखा पर रात एवं दिन की अवधियों में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ वर्ष भर 12 घंटे ही दिन रहते हैं, अतः स्पष्ट है कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर ही होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय दिन की अवधि 12 घंटे से काफी अधिक रहती है, इसलिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 5, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन ये कब होगा? 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे भी है उस दिन। अब ऑप्शन में देखो 21 जून से संबंधित, पहला ऑप्शन है जून महीने का पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब पक्ष, पक्ष मतलब 15 दिन, यानी 1 जून से 15 जून के बीच, नहीं गलत। बी में है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, दूसरा मतलब 15 जून से 30 जून के बीच, तो 21 जून कहाँ आएगा? इसी में आएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। डिटेल आप देख लो। नेक्स्ट प्रश्न 6, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में छोटे दिन होते हैं, सर्दियों में यानी दिसंबर में जाएगा, दिसंबर में कौन सी डेट जाएगी? 22 दिसंबर है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन बी। डिटेल ना आप पढ़ लो। प्रश्न 7, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन दे दिया, कंफ्यूजन है इन्होंने ये नहीं बताया उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिण गोलार्ध में। अगर ये उत्तरी गोलार्ध में पूछेंगे तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछेंगे तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। हालांकि अगर इस तरह का ऑप्शन कभी मिल जाए क्वेश्चन, तो उसको ब्लैंक छोड़ने के बजाय 21 जून लगाओ, क्योंकि हम प्यारे भारत में बैठे हैं और भारत में 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन होता है, तो हम भारत के रेस्पेक्ट में इसका आंसर दे आएंगे। उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, परंतु विकल्प के रूप में 21 जून और 22 दिसंबर दोनों मौजूद हैं, अतः प्रश्न से स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि प्रश्न उत्तरी गोलार्ध के संबंध में है या दक्षिण गोलार्ध के संबंध में। अच्छा हाँ, इस प्रश्न में अगर 22 दिसंबर और 21 जून दोनों में से कोई एक डेट दी होती तो हम वही डेट लगा देते, लेकिन दोनों दी हैं इसलिए कंफ्यूजन है। प्रश्न 8, किस तारीख को सबसे बड़ा दिन हो, अब किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? उत्तरी गोलार्ध में 21 जून, दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर। 25 दिसंबर नहीं है भाई, ये मत लगा देना, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। यहाँ अगर 22 दिसंबर होता तो कंफ्यूजन हो जाता, जैसे पीछे वाले प्रश्न में था, देखो 21 जून और 22 दिसंबर दोनों दिए थे, अब यहाँ सिर्फ 21 जून दिया है तो हम 21 जून को ही सही मानेंगे। प्रश्न 9, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, देखो यहाँ स्पष्ट बोल दिया दक्षिण गोलार्ध में, तो दिसंबर में, दिसंबर में कौन सा? 22, 22 की जगह अगर 21 मिल जाए तो हम मान लेंगे, लेकिन 25 नहीं मानेंगे, ठीक है। 22 दिसंबर ऑप्शन बी। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी, अगर मैं दक्षिण गोलार्ध में बैठा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, उस समय तो 22 दिसंबर को होगी। 22 दिसंबर ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में दिया है 25 दिसंबर, ये तो क्रिसमस का दिन है, यानी मैं दक्षिण गोलार्ध में नहीं हूँ, उत्तरी गोलार्ध में आ गया। उत्तरी गोलार्ध में मेरी छाया किस दिन बनेगी? जून में, कौन सी तारीख? इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, ऑप्शन सी। बाकी डिटेल लंबा चौड़ा है, आप पाउस करके एक बार पढ़ लो, जो समझाना था मैं समझा चुका हूँ, वही सारी चीजें इसमें है, रिपीट होंगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 11, ग्रीष्म अनांत प्रतिवर्ष होता है, तो ग्रीष्म अनांत या कर्क वाला ध्यान आया, किस दिन है? जून में, कौन सी तारीख? इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। नेक्स्ट प्रश्न 12, जून की 21वीं तारीख को सूर्य, तो जून की 21 तारीख को सूर्य के बारे में क्या कहा इन्होंने? पहला ऑप्शन है उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, मतलब 6 महीने तक वहां चमकता ही रहेगा, यानी वहां 6 महीने का दिन रहेगा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, नहीं वहां तो डूबेगा कहां से, वहां दिखता ही नहीं है, गलत, 6 महीने की रात रहती है वहां।
मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। 21 को भूमध्य रेखा पर नहीं, ये रहेगा कर्क रेखा पर, गलत। मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से नहीं, कर्क रेखा पर है, तो ऑप्शन ए ही ठीक है। डिटेल इतना लंबा चौड़ा है। अब यहाँ देखो, इन्होंने 20-21 जून की बात कर दी, और जो मैं 66.5 की बात कह रहा था, ये देखो 66.5 बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक व्रतों को डिवाइड करते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। प्रश्न 13, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश के अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? तो 21 जून की बात की इन्होंने, यानी सूर्य हमारा कर्क रेखा पर चमक रहा है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस समय उत्तरी ध्रुव से लेके विषुवत रेखा तक, यानी ये रहा 0 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री, तो यहां से ऊपर तक 12 घंटे से ज्यादा का प्रकाश रहेगा। भूमध्य रेखा पर तो 12 घंटे का रहेगा। अब इसके हिसाब से ऑप्शन देखो, इनने कहा 12 घंटे से अधिक, भूमध्य रेखा नहीं, भूमध्य रेखा पर 12 घंटे हो। कर्क रेखा बिल्कुल सही, ऊपर है कर्क रेखा, यहाँ है, मकर यहाँ है, 66.5 यहाँ रहेगी, 66.5 यहाँ आएगी। मकर रेखा नीचे गई, ये वाली मकर रेखा बनाई मैंने, गलत। उत्तर ध्रुवीय है, अर्थात आर्कटिक व्रत, तो ये है मेरा उत्तरी ध्रुव, बिल्कुल सही। यहाँ तो पूरे 24 घंटे दिन रहेगा। दो ही मिले मुझे, 2 और 4, 2 और 4। डिटेल लंबा चौड़ा ये दिया है, आप एक बार पॉज करके पढ़ लो। अच्छा, मैं जो अपने हाथ से ड्रॉ कर रहा बना रहा भाई साहब, उसको सिर्फ एक सांकेतिक तौर पे बना रहा हूँ। अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप भावनाओं को समझ सकते हैं, बाकी मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाऊं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।